नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। नमस्कार और स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे जादूगर के साथ वक्त बिताने वाले हैं जिनकी कलम प्रकृति को बिल्कुल जिंदा कर देती थी। हम बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की और उनकी एक बेहद खूबसूरत कविता है ग्रामश्री। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक पाठ्यपुस्तक का अंश है जो इस कविता और कवि दोनों के बारे में बताता है। अक्सर हम ऐसी कविताएं स्कूल में पढ़ते हैं और उनका मतलब समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आज का हमारा मकसद कुछ और है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ गांव की तारीफ करने वाली एक कविता में ऐसा क्या जादू है कि वो आज भी हमें अपनी तरफ खींचती है। इसका सीक्रेट सॉस क्या है? और मुझे लगता है इसका जवाब कविता की पहली ही लाइन से मिलना शुरू हो जाता है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। वाह! तो इस जादू को समझने से पहले उस जादूगर को जानना जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। सुमित्रा नंदन पंत 1900 में उत्तराखंड के कौसानी गांव में पैदा हुए। मतलब पैदा ही पहाड़ों और हरियाली के बीच हुए। हाँ, शायद इसीलिए प्रकृति उनकी कविताओं में सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होती, बल्कि एक जीता जागता किरदार बन जाती है। ये बहुत सही पॉइंट है। उनका जन्म ही प्रकृति की गोद में हुआ और उनकी शुरुआती जिंदगी वहीं गुजरी। बाद में वो बनारस और इलाहाबाद पढ़ने आए। लेकिन स्रोत में एक दिलचस्प बात मिलती है। जब देश में आजादी की लड़ाई जोरों पर थी तो महात्मा गांधी ने छात्रों से कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया और पंजी ने भी अपना कॉलेज छोड़ दिया। अच्छा? हाँ, ये दिखाता है कि वो सिर्फ कल्पना की दुनिया में रहने वाले कवि नहीं थे, बल्कि अपने दौर की हकीकत से, देश के संघर्ष से भी सीधे जुड़े हुए थे। हाँ, और उन्हें छायावादी कविता का एक बड़ा स्तंभ माना जाता है। उनका लिखने का सफर बहुत लंबा था, 1916 से लेकर 1977 तक। बहुत लंबा। इतने लंबे समय तक लिखने का मतलब तो यही है कि उनका स्टाइल भी वक्त के साथ बदला होगा, सोच भी बदली होगी। बिल्कुल बदली, और यही तो एक महान लेखक की पहचान होती है। उनका सफर देखिए, शुरुआत में वो छायावाद से प्रभावित थे। हाँ, जहाँ प्रकृति, सौंदर्य ये सब होता है। बिल्कुल। फिर उनके लेखन पर प्रगतिवाद का असर दिखता है, जहाँ वो समाज की, किसानों की, मजदूरों की बात करते हैं। और जीवन के आखिरी पड़ाव में उन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव। हाँ, अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखता है जो उन्हें अध्यात्म की तरफ ले जाता है। तो एक ही लेखक के अंदर हमें कई अलग अलग दौर दिखाई देते हैं। स्रोत में उनकी कुछ रचनाओं के नाम हैं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, लोकायतन, चिदम्बरा, और उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ जैसे बड़े पुरस्कार भी मिले। जी, लेकिन एक उपाधि जो मुझे बहुत आकर्षित करती है वो है शब्द शिल्पी कवि। जब मैं ये सुनती हूँ तो मुझे लगता है इसका मतलब सिर्फ मुश्किल या सुंदर शब्द इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि शब्दों से एक पूरी दुनिया खड़ी कर देना, जैसे कोई कारीगर मिट्टी से मूर्ति बनाता है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं, और इसे बहुत खूबसूरती से समझाया आपने। शिल्पी का मतलब ही है गढ़ने वाला। पंत सिर्फ शब्दों को चुनते नहीं थे, वो उन्हें तराशते थे, उन्हें सही जगह पर रखते थे ताकि वो एक खास भाव, एक खास तस्वीर पैदा कर सकें। अच्छा। उनकी कविता पढ़कर कभी नहीं लगता कि कोई शब्द जबरदस्ती ठूंसा गया है। ऐसा लगता है कि हर शब्द अपनी सही जगह पर सांस ले रहा है। वाह! और उसके अलावा वहां कोई दूसरा शब्द हो ही नहीं सकता था। इसी को शब्द शिल्प कहते हैं। और मुझे लगता है ग्रामश्री से बेहतर इसका कोई सबूत हो नहीं सकता। कविता की पहली ही लाइन में ये शिल्प, ये जादू दिखता है। बिल्कुल। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। जब मैं ये लाइन पढ़ती हूँ तो मैं सच में उस सुबह के खेत में खड़ी महसूस करने लगती हूँ। ये कैसे कर लेते हैं कवि? यही तो कमाल है। देखिए, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि खेत हरे हैं और उन पर धूप पड़ रही है। नहीं, उन्होंने हरियाली को मखमल जैसा मुलायम बना दिया, जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं। और धूप की किरणों को चांदी की जाली बना दिया। हाँ, चांदी की जाली। जो एक खूबसूरत नाजुक तस्वीर है। वो आपको सिर्फ एक सूचना नहीं दे रहे, वो आपको एक अनुभव दे रहे हैं। और अगली ही लाइन में तो वो इससे भी एक कदम आगे चले जाते हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। वाह! मतलब खास के तिनकों का भी शरीर है और उनके अंदर हरा खून बह रहा है। उन्होंने तो एक बेजान तिनके में भी जान डाल दी। यही पंत का नजरिया है। वो प्रकृति को एक बेजान चीज की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई हस्ती की तरह देखते हैं। हाँ, इसी को साहित्य में मानवीकरण कहते हैं, और ये पूरी कविता में भरा पड़ा है। जैसे रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली। हाँ, धरती रोमांचित हो रही है,
उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत सफल हुई, फसलों में बालियां आ गई हैं। सही बात है। ये सिर्फ एक फसल का उगना नहीं है, ये धरती की खुशी का पल है। और रंगों का जो इस्तेमाल है, हरा, सुनहरा, फिर अरहर और सनई की पीली फसलों को देखकर कहते हैं कि मानो धरती ने सोने की करधनी पहन रखी हो। बिल्कुल। और फिर अचानक उस हरे पीले कैनवस पर एक और रंग आता है, लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कली, तीसी नीली। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये सिर्फ रंग नहीं है, ये समृद्धि के, धन दौलत के प्रतीक हैं। अच्छा। मखमल, चांदी, सोना, नीलम, ये सब कीमती चीजें हैं। तो पंत हमें इशारा दे रहे हैं कि ये गांव सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये समृद्ध भी है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। असली दौलत यहाँ इन खेतों में बिखरी पड़ी है। और बात सिर्फ देखने की नहीं है, वो हमें गंध भी महसूस कराते हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। हाँ, तैलाक्त यानी तेल जैसी। ये एक शब्द ही काफी है उस गंध को दिमाग में लाने के लिए। मैं गांव में पला बड़ा हूँ और ये लाइन पढ़ते ही मुझे सरसों के खेत की वो मीठी, थोड़ी तेल जैसी महक याद आ जाती है, जो हवा में तैरती रहती है। एक लाइन में उन्होंने पूरा अनुभव भर दिया है। ये उनकी सूक्ष्म दृष्टि को दिखाता है कि वो चीजों को कितने ध्यान से देखते, सुनते और महसूस करते थे। खेतों से निकलकर जब वो सब्जियों और फूलों पर आते हैं तो वहां भी ये नजरिया बना रहता है। मटर की फलियों का वर्णन तो बहुत ही चंचल और प्यारा है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। हाँ। ऐसा लगता है जैसे मटर की बेलें नहीं, बल्कि कुछ सहेलियां हैं जो आपस में हंसी मजाक कर रही हैं। और उनकी फलियों को कहते हैं मखमली पेटियों से लटकी छीमियां, छिपाए बीज लड़ी। वाह। जैसे कोई मखमल का छोटा सा बक्सा हो जिसमें मोतियों की माला छिपी हो। ये नजरिया हर चीज को खास बना देता है। सही। फिर एक और कमाल की कल्पना है तितलियों को लेकर। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर उड़ रही हैं और उन्हें देखकर कवि को लगता है कि फूल खुद ही एक डाल से दूसरी डाल पर उड़े जा रहे हैं। हाँ, ये दुनिया को देखने का एक जादुई नजरिया है। और फिर तो फलों और सब्जियों की ऐसी लिस्ट आती है कि लगता है पूरा गांव एक दावत की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। आम की बौर, कटहल, जामुन, आड़ू, नींबू, फिर आलू, गोभी, बैंगन, मूली और पके हुए फलों का वर्णन। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। पक गए सुनहले मधुर बेर, अमोवली से तरु की डाल झड़ी। क्या बात है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये उस गांव की आत्मनिर्भरता और उदारता का प्रतीक है। धरती अपना खजाना लुटा रही है। ये उस दौर के भारत की तस्वीर है जहां समृद्धि का मतलब मॉल या फैक्ट्रियां नहीं, बल्कि भरे पूरे खेत और लहलहाती फसलें थीं। बिल्कुल, ये प्रकृति के वरदान का जश्न है। हाँ, और टमाटर भी कोई आम टमाटर नहीं, मखमली टमाटर हैं। हाँ, और मिर्च के गुच्छे बड़ी हरी थैली जैसे लग रहे हैं। हर चीज में एक खासियत है। अच्छा, तो खेतों की इस गहमा गहमी से निकलकर पंत हमें गंगा किनारे की शांति में ले जाते हैं जी। और वहां भी उनकी नजर कमाल की है। एक लाइन है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। ये लाइन मुझे हमेशा चौंकाती है। नदी की रेत पर सांप। ये उनकी कल्पना का एक और बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए कितनी साधारण सी चीज है। हाँ। नदी के किनारे गीली रेत पर जब पानी की लहरें आकर लौटती हैं तो वो अपने पीछे टेढ़ी मेढ़ी लकीरें छोड़ जाती हैं। सही। पंत ने उन लकीरों में रेंगते हुए सांपों की छवि देख ली। इस एक कल्पना से उन्होंने उस शांत दृश्य में एक हल्की सी रहस्यमयी हरकत और गति डाल दी है। मतलब रेत अब सिर्फ रेत नहीं रही, उस पर एक कहानी अंकित हो गई है। बिल्कुल, अंकित हो गई है, यानी लिख दी गई है। और वो बगुले जो अपनी कलगी सवार रहे हैं, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान आईने के सामने अपने बाल बना रहा हो। हाँ, हर जीव में, हर चीज में उन्हें एक इंसानी झलक दिख जाती है। और इसी से हम उस प्रकृति से जुड़ जाते हैं, है ना? बिल्कुल, वो हमारे लिए सिर्फ पेड़ पौधे या जानवर नहीं रह जाते, बल्कि हमारे जैसे ही बन जाते हैं, जिनके अपने भाव हैं, अपनी क्रियाएं हैं। यही पंत की कविता का दिल है। और आखिर में वो इन सारे अलग अलग नज़ारों को, इन सारी तस्वीरों को एक साथ लाकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, जो इस कविता की पहचान बन गई है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। हाँ। एक हरे रंग का खुला हुआ बक्सा जिस पर नीला आसमान ढक्कन जैसा है। क्या खूबसूरत नजारा है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है,
मेरे हिसाब से ये इस कविता का सबसे गहरा और जरूरी विचार है। अच्छा। मरकत यानी पन्ना एक बेशकीमती रत्न होता है। तो पंत ये कह रहे हैं कि गांव कोई पिछड़ी हुई या साधारण जगह नहीं है, बल्कि वो एक खुला हुआ खजाना है। एक खुला हुआ डिब्बा। हाँ, खुला हुआ, जो अपनी दौलत, अपनी समृद्धि, अपनी खूबसूरती किसी से छुपलाता नहीं, बल्कि सबके सामने पेश करता है। वाह। और उस खजाने के डिब्बे पर किसी इंसान का नहीं, बल्कि नीले आसमान का ढक्कन है। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये कविता सिर्फ एक सुंदर वर्णन नहीं है, बल्कि एक दर्शन है, एक वर्ल्ड व्यू है। बिल्कुल। उस दौर में जब दुनिया शहरों, फैक्ट्रियों के पीछे भाग रही थी, पंत हमें याद दिला रहे हैं कि असली दौलत, असली खजाना तो यहाँ है, प्रकृति की इस खुली तिजोरी में। बिल्कुल। वो एक तरह से प्रकृति की श्रेष्ठता को स्थापित कर रहे हैं। और आखिर में कहते हैं, निज शोभा से हरता जन मन। यानी ये गांव अपनी खूबसूरती से हर किसी का मन मोह लेता है। इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। इसकी सुंदरता सहज और सच्ची है। तो ग्राम श्री का जादू सिर्फ सुंदर शब्दों या उपमाओं में नहीं है, बल्कि उस नजरिए में है जिससे पंत दुनिया को देखते हैं। हाँ। वो हमें एक ऐसा चश्मा पहनाते हैं जिससे साधारण चीजें भी असाधारण और जिंदा नजर आने लगती हैं। सही कहा। यह कविता हमें दुनिया को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना सिखाती है। पंत की नजर से देखें तो हर पत्ती में जिंदगी है, हर फसल में एक कहानी है, और पूरा गांव प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। सही। ये उनके शब्द शिल्पी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां शिल्प सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे अर्थ को जगाने के लिए इस्तेमाल होता है। और यही एक सवाल मेरे मन में आता है। जी। ये कविता 1940 के दशक के गांव की तस्वीर है। आज लगभग 80 साल बाद जब हम गांव शब्द सुनते हैं, तो क्या हमारे मन में यही मखमली हरियाली, सोने की करधनी और मरकत के डिब्बे वाली तस्वीर बनती है? पॉइंट तो है। या आज के गांव की हकीकत पंत की इस खूबसूरत कल्पना से बहुत अलग और शायद ज्यादा जटिल हो चुकी है? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।